हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंग्लिश मैक्स। हम लोग एमटीएस के पेपर कर रहे थे और एमटीएस के 2021 का पेपर हम लोग कर रहे थे जो 5 जुलाई को हेल्ड किया गया था। और 5 जुलाई 2020 का ये शिफ्ट 3 का पेपर है। ठीक है, 2 पेपर, फर्स्ट शिफ्ट का और सेकेंड शिफ्ट का पेपर हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। तो आज तीसरी शिफ्ट का पेपर करने जा रहे हैं। मुझे यकीन है कि आप लोगों ने उन दोनों पेपर्स को अच्छे से डिस्कस कर लिया होगा और आज भी आप लोग पीडीएफ को सॉल्व करके बैठे होंगे। ठीक है, अगर नहीं किए हैं तो पीडीएफ सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद डिस्कशन करते हैं इसको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना ये तीसरा डिस्कशन। ठीक है, तो शुरू करते हैं। और देखिए, पहला क्वेश्चन जो हमारा पूछा गया है आज वाले में वो है वही सेंटेंस इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पे रिलैक्स एंड टेक्सचर को अंडरलाइन किया गया है। ठीक है, तो मैं थोड़ा सा और ऊपर कर देता हूँ ताकि अच्छे से दिखाई दे। ये पढ़ते हैं हम लोग। देखो लिखा हुआ है कि जेल इंग्रेडिएंट्स। जेल इंग्रेडिएंट्स क्या होता है? वही जेल है जो लोग बालों में लगाते हैं ना, स्टाइल बनाने के लिए। ठीक, तो जेल इंग्रेडिएंट्स वर्क वेल ऑन वेव्ड, कर्ल्ड, रिलैक्स, टेक्सचर हेयर इन द लॉन्ग रन। मतलब कुछ दिन तक आप जेल लगाइए, काफ़ी दिनों तक जेल लगाइए, तो काफ़ी समय के बाद जो जेल है वो कैसे हेयर पर बढ़िया काम करता है? वेव्ड हेयर पर। वेव्ड मतलब वही वेव्ड और कर्ल्ड मतलब घुंघराले, ऐसे बाल जिनमें ऐसे 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 बनती है। घुंघराले का मतलब ऐसे ऐसे जो ऐसे ऐसे बहुत ज़्यादा कर्ल हो जाते हैं ऐसे बालों पर। अब देखो बालों की ये हेयर की खासियत है। एक खासियत हो गई वेव्ड, दूसरी खासियत हो गई कर्ल्ड, तीसरी खासियत हो गई रिलैक्स और चौथी खासियत हो गई टेक्सचर। तो अब ध्यान देना कि यहाँ क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रिलैक्स में भी क्या लगना चाहिए था? ईडी लगना चाहिए था। और टेक्सचर में भी क्या लगना चाहिए था? ईडी यहाँ भी लगना चाहिए था। तो सबके सब एक ही फॉर्म में होंगे ना। अगर 2 पार्टिसिपल हैं, जैसे कर्ल्ड जो है पास्ट, ये वेव्ड पास्ट पार्टिसिपल है, कर्ल्ड पास्ट पार्टिसिपल है, तो रिलैक्स को भी और टेक्सचर को भी पास्ट पार्टिसिपल होना चाहिए था। तो ये जितने भी हैं सब के सब वर्ब की थर्ड फॉर्म में आए। ठीक है, तब तो बैलेंस बनेगा। ठीक है, तो ये रिलैक्स्ड एंड टेक्सचर्ड होना चाहिए। तो ये रिलैक्स्ड एंड टेक्सचर्ड, ये पहला ऑप्शन आपका हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया। अब यहाँ देखो रिलैक्स्ड के बाद टेक्सचरिंग लिखा हुआ तो ये गलत हो गया, यहाँ रिलैक्सिंग लिखा हुआ ये गलत हो गया। रिलैक्स्ड एंड टेक्सचरिंग होना चाहिए था। तो आज का आप जो आपका ऑप्शन हुआ पहले क्वेश्चन का वो क्या हुआ? 1 हुआ। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। तो क्वेश्चन नंबर 2 करना क्या है ये तो साफ साफ दिख रहा है और ये सारे के सारे ऑप्शन प्रीपोजिशन है, ये भी समझ में आ रहा है। तो देखना है हमें कौन सा प्रीपोजिशन लगाना है यहाँ पे। टिकट्स फॉर द इवेंट्स आर अवेलेबल, मतलब कोई इवेंट हो रही है उसके लिए टिकट अवेलेबल है खूब, मतलब। उसके बाद लिखा है डैश द डोर। तो डैश द डोर का मतलब क्या हुआ? आप पहुंचिए वहाँ पे, जैसे जहाँ पे इवेंट हो रहा है वहाँ पहुंचिए, तो वहाँ गेट पर आपको टिकट मिल जाएगा। आगे लिखा है देयर इज़ नो एडवांस बुकिंग। एडवांस बुकिंग नहीं चल रही है, तो इसका मतलब वहीं विंडो पर, दरवाजे पर आपको टिकट मिल जाएगा। तो डैश द डोर, दरवाजे पर, विंडो पर, इसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? एट द डोर, एट द विंडो क्या यूज़ करते हैं? एट यूज़ करेंगे। तो ये आपका पहला वाला हो गया। ठीक है, अब इस पर हमने, जैसे आप लोगों को अगर एट ऑन इन के यूज में दिक्कत होती हो तो आप एट ऑन इन का यूज पढ़ लीजिए। हमने प्रीपोजिशन में ये सारे के सारे कर रखे हैं, एट ऑन इन का यूज का। स्पेशली इन्हीं 3 को लेकर के मैंने एक वीडियो बना रखा है कि कहाँ एट, कहाँ ऑन और कहाँ इन लगता है। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, आप लोगों को इसका लिंक मिल जाएगा। और प्रीपोजिशन वाला क्या कहते हैं, प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसमें भी सारे के सारे मिल जाएंगे आपको। ठीक, प्रीपोजिशन नाम से पूरी की पूरी एक प्लेलिस्ट है, उसमें ढेर सारे वीडियो हैं। तो अगर आपको एट ऑन इन क्लियर करना हो तो देख लीजिएगा, एट ऑन इन पे अलग से एक वीडियो बना हुआ है। ठीक, तो आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एंटोनियम का क्वेश्चन है। ठीक, एंटोनियम किसका पूछा जा रहा है? देखो ये वाला वर्ड अंडरलाइन किया है। देखो अब की बात 2 तरह का एंटोनियम पूछा जा रहा है। एक एंटोनियम साइनोनियम किसका पूछा जा रहा है? कंटेक्चुअल का। ठीक है, कंटेक्चुअल का मतलब क्या हुआ? ये सेंटेंस, एक सेंटेंस होता है, इसमें यूज करके देते हैं। और एक पूछा जा रहा है इंडिपेंडेंट, एकदम से पूछा जा रहा है। देखना ये वाला क्या है, एक सेंटेंस में यूज किया गया है। यहाँ पे एंटोनियम और एक ऐसा ही साइनोनियम होगा। ठीक, और एक अलग से होगा जिसमें एक वर्ड लिखा होगा। तो कोई बात नहीं है, हमें यहाँ देखते हैं सेंटेंस लिखा, द किड्स हैव बीन पेस्टरिंग मी। किड्स का मतलब क्या हुआ? बच्चे। हैव बीन पेस्टरिंग मी टू बाय देम अ न्यू टॉयज।
कुछ बच्चे थे, अब इन्हीं के बच्चे हैं, दूसरे के बच्चे हैं, ये नहीं पता मुझे, ठीक है, लेकिन कुछ बच्चे हैं, ठीक है, भाई के बहन के हो सकते हैं। बच्चे इनको पेस्टर कर रहे थे नए खिलौने खरीदने के लिए। अब नए खिलौने खरीदने के लिए मतलब कर रहे थे तो मतलब तंग कर रहे होंगे, और क्या ना। बच्चे जैसे आप किसी बच्चे को मेले लेके जाइए, बच्चा कहता हम ये लेंगे, हम ये वाला, मैं लाल वाला गुब्बारा लेंगे, तो एकदम हिन 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 करके ठिनठिना आ जाते हैं। तो उसी को कहा जाता है पेस्टर करना। तो एक तरह से तंग करना हो गया। अब इसका एंटोनियम बताना है आपको। एंटोनियम में पैसिफाइंग का मतलब होता है शांत करना, ठीक है। तो ये तो अपोजिट हो जा रहा है, इधर तंग करना परेशान करना होता है, और ये वाला जो होता है पैसिफाई करना शांत करना। देखते हैं कोई और वर्ड अगर इससे ज़्यादा सुटेबल नहीं मिलता तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। परटर्बिंग मतलब क्या होता है, घबरा देना किसी को, ये भी परेशान करने के लिए आता है, घबराने के लिए आता है। बगिंग का मतलब क्या होता है, बगिंग तो यहाँ होगा नहीं, गुस्सा दिलाना किसी को होता है, ये भी निगेटिव वर्ड हो गया, गुस्सा दिलाने के लिए। टॉर्मेंटिंग मतलब होता है टॉर्चर करना, यातना देना, किसी को सताना हो गया, तो बच्चे इनको सता रहे थे। तो ये करीब करीब तीनों सेम है ना। परटर्बिंग सिमिलर में आ जाएगा, बगिंग सिमिलर में आ जाएगा, टॉर्मेंटिंग सिमिलर में आ जाएगा। तो एंटोनिम केवल यही पैसिफाइंग बचा, तो फिर आपका कौन सा आंसर हुआ, पहला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, और ये क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड यहाँ लिखा हुआ है, तो इसका मतलब इस सेंटेंस में वही होगा। यहाँ पर एक पोर्शन को अंडरलाइन किया हुआ है, और अगर इसमें कोई गलती है तो इम्प्रूव करो, नहीं गलती है तो कोई बात नहीं है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग सेंटेंस पढ़ के कि क्या इस सेंटेंस में कहीं कोई गलती है। और पूरे सेंटेंस में नहीं, खाली ये जितना अंडरलाइन किया हुआ है खाली हमें उसमें इतने में गलती देती है। यहाँ चाहे भर भर के ट्रक भर गलती हो, उससे कोई मतलब नहीं होगा। जितना पोर्शन मेंशन किया गया है उसी में आपको गलती निकालनी है, अगर हो तो ज़बरदस्ती मत निकालना। तो आई न्यू वेरी लिटिल स्पेनिश, न्यू पास्ट में है, तो मुझे बहुत कम स्पेनिश आती थी। लिटिल का मतलब यही समझ लो ABCD आती थी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आता था, ना के बराबर। तो स्पेनिश मुझे आती नहीं थी। व्हेन आई केम हियर, जब मैं यहाँ आया, तो मुझे ये आती नहीं थी, ये पास्ट में है। और जब मैं यहाँ आया था, ये भी पास्ट में है। व्हेन भी ठीक है, व्हेन आई केम हियर, यहाँ तक तो ठीक है। ये वाला पोर्शन इतना, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाओ, बट आई हैव बीन लर्निंग, बट अब ये लेकिन मैं सीख रहा हूँ, तो बट का कनेक्टर भी ठीक है, किंतु वाला लगा है, पहले नहीं आती थी अब सीख रहा हूँ, तो बट भी ठीक है। और आई हैव बीन लर्निंग, ये भी ठीक है। एंड कैन नाउ मेक माई सेल्फ अंडरस्टूड, तो मेक के साथ होना तो चाहिए अंडरस्टैंड, यहाँ पे मेक माई सेल्फ अंडरस्टैंड यहाँ होना चाहिए था, मैंने कहा था ना। लेकिन यहाँ की गलती देखी नहीं जाएगी, हमें देखना है केवल इतने, व्हेन आई केम हियर बट की। तो यहाँ में तो फिलहाल कोई गलती है नहीं, तो व्हेन आई केम हियर बट, यहाँ कोई गलती नहीं है। तो जो हमारा आंसर होगा वो होगा नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड का, ठीक है। ये अलग बात है कि यहाँ गलत है। गलती क्या होनी चाहिए, जब मेक लगेगा तो मेक के बाद अंडरस्टैंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए थी यहाँ पर, ठीक है। फर्दर अब बात के लिए समझ जाना, ठीक है। तो आगे बढ़िए, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। और देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि अ बुक और पेपर रिटन बाय हैंड, इसके लिए आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो जब हम कोई बुक या कोई पेपर जिस पर कुछ हाथ से लिखे हुए रहते हैं तो उसे हम लोग कहते हैं मैन्युस्क्रिप्ट। क्या होता है उसको, हस्तलिपि, क्या कह सकते हो, पांडुलिपि। हम मैन्युस्क्रिप्ट को क्या कहते हैं, पांडुलिपि। हिंदी में ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन होता है। एडिशन का मतलब संस्करण होता है किताब का, जैसे नया नया निकलता जाता है उतने एडिशन होते जाते हैं। पीरियडिकल पाक्षिक साप्ताहिक पत्रिकाएं होती थी। पेपर बैग का मतलब देखो, दो तरह की किताबें देखे होंगे, एक जिसमें मोटी दफ्ती की जिल्द लगी होती है वो, और एक पतली कवर वाली होती है। तो जो पतली कवर वाली होती है उसको पेपर बैग कहते हैं, जिसमें मोटी दफ्ती वाली जिल्द लगी होती है। लाइब्रेरी वगैरह में जिस तरह की किताबें मिलती हैं उसको लाइब्रेरी एडिशन कहा जाता है, ठीक है। तो मैंने एक का मतलब बता दिया। फिलहाल ये आंसर नहीं है, आंसर आपका कौन सा होगा, थर्ड वाला हो जाएगा। तो ठीक है, आते हैं धीरे धीरे हम लोग पहुंच गए क्वेश्चन नंबर 6 पर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, फिर वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं। और इसके लिए स्टेटमेंट देखना पड़ेगा कि वन हु डाइज फॉर अ नोबल कॉज, ठीक, ऐसा व्यक्ति जो किसी महान उद्देश्य से मृत्यु को प्राप्त होता है या मृत्यु को गले लगाता है, ठीक है। तो जो बहुत महान उद्देश्य से मरता है उसे हम लोग कहते हैं शहीद।
और शहीद को अंग्रेजी में कहा जाता है मर्टायर। ठीक है, ये आ गया। इसके आंसर तो आपका हो गया, आंसर फर्स्ट वाला होगा। ठीक है, और बाकी जो वर्ड है ना वो भी एग्ज़ाम में पूछे जाने लायक है, तो इनको देख लो। हेरेटिक एक वर्ड है, दूसरा वाला हेरेटिक। हेरेटिक का मतलब होता है विधर्मी। अब आप लोग ये तो जान ही गए होंगे विधर्मी किसे कहते हैं। देखो, सीधे सीधे विधर्मी कहते हैं जब कोई व्यक्ति अपना धर्म छोड़ करके दूसरा धर्म स्वीकार कर लेता है तो उसे विधर्मी सीधे सीधे कह दिया जाता है, वो होता है हेरेटिक। अब ये वाला है बूचर। बूचर का मतलब क्या होता है? कसाई। अब इसको बताने की ज़रूरत नहीं होगी, सब्जी मंडी जाते होगे तो जहाँ पे वो मुर्गा उर्गा काट वाट के या बकरा वगैरह काट के देते हैं तो वो लोग क्या कह जाते हैं? कसाई कह जाते हैं। नार्सिसिस्ट, ये वर्ड बहुत ज़्यादा पूछा गया है एसएससी में। नार्सिसिस्ट का मतलब क्या होता है? आत्म प्रशंसा करने वाला। मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी प्रशंसा खुद करता है, कोई तारीफ नहीं करेगा तो अपनी आपकी तारीफ खुद ही कर डालता है, तो उसको नार्सिसिस्ट कहा जाता है। ठीक, तो ये चारों वर्ड के मतलब तो मैंने बता दिए। फिलहाल आपका आंसर जो था वो कौन था? फर्स्ट वाला था। तो ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 वंस मोर, वही अंडरलाइन किया हुआ पोर्शन है। देखो यहाँ लिखा है नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, मतलब क्वेश्चन वही वाला है जो अंडरलाइन किया हुआ है, उसकी जगह पर सही बताओ। आई एम ट्राइंग टू फाइंडिंग। देखो, एक तो आप ये समझ लो, ट्राई के बाद, ये एक्टिव वर्ब है ट्राई के बाद हमें टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। अभी एक टॉपिक बचा हुआ है नॉन फाइनाइट्स का। ठीक है, इस पर मैं अभी कोई वीडियो नहीं बनाया हूँ, करीब 5-6 वीडियो बनेंगे और ये टॉपिक छूटा रह गया है नॉन फाइनाइट। और उम्मीद है कि मैं फरवरी में आप लोगों को नॉन फाइनाइट्स का वीडियो दे दूंगा चैनल पे। ठीक है, तो देख लीजिएगा। तो उसी में है कि कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं जिनके बाद जिरन लगता है, कुछ ऐसी वर्ब होती है जिनके बाद इन्फिनेटिव लगता है। तो ट्राई भी उसी में से एक वर्ब है जिसके बाद इन्फिनेटिव लगता है, मतलब टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगेगी। तो जो यहाँ पे आपका ट्राइंग लिखा है कि आई एम ट्राइंग, तो आई एम के नाते यहाँ आई एम लगा है तो ट्राइंग ठीक है, कंटिन्यूअस टेंस में आई एम ट्राइंग। लेकिन ये टू के बाद जो फाइंडिंग लिखा हुआ है ये गलत है। टू के बाद क्या होनी चाहिए? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो टू फाइंड होगा, ट्राइंग टू फाइंड। तो अब आंसर कौन सा होगा? तो ये देखो, टू फाइंड यहाँ भी लिखा हुआ है, टू फाइंड यहाँ भी लिखा हुआ है। ये वाला टू फाइंड तो होगा नहीं, नो इम्प्रूवमेंट होगा नहीं। तो ये टू फाइंड यहाँ लिखा है, टू फाइंड यहाँ लिखा है, यहाँ लिखा ट्राई टू फाइंड लिखा है, लिखा ट्राइंग टू फाइंड। तो आई एम के बाद ट्राई लगेगा नहीं, क्या लगेगा? ट्राइंग टू फाइंड लगेगा। तो इसलिए आपका आंसर कौन सा हुआ? सेकेंड वाला हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। क्वेश्चन नंबर 8 में फिर वही बात है, एरर वाली बात है। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं। इसके लिए आपको स्टेटमेंट पढ़ना पड़ेगा। स्टेटमेंट क्या है? सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट, ये तो ठीक है। गिव अस ऑयल, ठीक, एंड द लीव आर यूज्ड एज वेजिटेबल। तो बता रहे हैं कि पत्तियां किस काम आती हैं और बीज किस काम आते हैं। तो सीड्स, ये क्या लिखा है? सीड्स, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया और ये हो गया गिव। तो देखो, सीड्स गिव ये सब्जेक्ट है, सीड्स प्लूरल सब्जेक्ट हुआ तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगी हुई है, यहाँ तक तो ठीक है। आगे लिखा है लीव्स आर यूज्ड, तो लीव ये लिखा है लीव आर यूज्ड। लीव कैसा सब्जेक्ट है? लीव ये पत्तियां हैं ना, तो पी तो सिंगुलर हुआ, ये सिंगुलर सब्जेक्ट हुआ। और इसके साथ जो आर लगी है वो क्या लगी है? प्लूरल वर्ब। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब लगना गलत हो जाता है। अब एक चीज़ बताओ हमें कि गलत कौन होगा? लीव गलत है या आर गलत है? तो यार देखो, जो वेजिटेबल की तरह यूज की जाती है वो एक पत्ती तो नहीं होगी ना, पत्ती एक नहीं होनी चाहिए। एक्चुअली यहाँ होना क्या चाहिए था? लीव्स आर यूज्ड एज वेजिटेबल। ठीक है, क्लियर हो गई बात? तो हमारी गलती यहाँ है, लीव के साथ आर नहीं होगा, ये होगा लीव्स, उसके बाद आर लगना चाहिए। तो एरर कहाँ होगा? ये है आपकी लीव्स आर यूज्ड, आंसर नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, थोड़ा बड़ा है ये। ठीक, इसमें क्या पूछा जा रहा है? ये दिख रही है हमको नो एरर। ठीक है, इसका मतलब हुआ कि आ जाओ क्वेश्चन पढ़ते हैं सीधे और लगाते हैं एरर। क्वेश्चन क्या? एड वर्कर्स, एड जो होता है ना, ये AID, देखो ये एड का मतलब क्या होता है? एक होता है ऐसे ऐड, तो ये एडवर्टाइजमेंट वाला होता है। एक ऐड ADD होता है, ये वाला ऐड कौन होता है? प्लस करने वाला होता है। एक AID होता है, ये ऐड सहायता करने वाला होता है, हेल्प करने वाला होता है। तो एड वर्कर्स मतलब क्या हुआ? जो सहायता करने वाले लोग होते हैं, मदद करने वाले सहायता समूह। हैव डिलीवर्ड वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड,
ये हैव किसके लिए लगाए हो, ज़रा आप ये बताओ। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मामला पहले निपटाते चलते हैं। हैव डिलीवर्ड क्या हो गई, प्लूरल वर्ब। एड वर्कर्स क्या हो गया, प्लूरल सब्जेक्ट। तो मतलब ये वाला कनेक्शन फिट है। इन लोगों ने डिलीवर किया वास्ट क्वांटिटीज ऑफ फूड, फिर लिखा है ऑन द रेफ्यूजी कैंप्स। ये ऑन नहीं होगा, ठीक, समझ में आया क्यों नहीं होगा। अब एक प्रीपोजिशन का मसला लिख लो। डिलीवर समथिंग, जब हम किसी चीज़ को डिलीवर करते हैं और आगे यहाँ लिखा है समबडी या कोई प्लेस, तो यहाँ क्या लगाते हैं, टू। कोई चीज़ जब किसी को हम डिलीवर करते हैं या किसी जगह पर पहुंचाते हैं तो डिलीवर के बाद जो वर्ब लगती है वो होती है टू, और यहाँ लगा हुआ है ऑन। तो गलत हो गया हमारा ऑन, और इसकी जगह पर क्या लगना चाहिए था, टू लगना चाहिए था। आपका आंसर कौन सा हुआ, 3 वाला, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, ये फिर से एंटोनीम का क्वेश्चन है। किसका एंटोनीम बताना है आपको, फ्लैपी, फ्लैबी का। तो फ्लैबी का मतलब क्या होता है, एक देखो देहाती वर्ड है, मैं आपको बता रहा हूँ, जो लोग जानते होंगे वो जान जाएं, जो नहीं जानते होंगे उनको दूसरा वर्ड बताऊंगा। तो सुना होगा ना, एक वर्ड गांव में बोला जाता है पिलपिला। पिलपिला का मतलब क्या होता है, जो मतलब कड़ा नहीं होता, जो बहुत ही नरम नरम सा होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, पिलपिला कहते हैं, ठीक है। तो एक वर्ड ये हो गया पिलपिला, मतलब एक पिलपिला कहो या बहुत ही नरम कहो, जो कड़ा ना हो, उसको कहते हैं फ्लैपी हो गया, ठीक है। और लॉन्ग का मतलब लंबा होता है। प्लम्प का मतलब जानते हो, ये होता है मजबूत, ठीक, क्या होता है, थोड़ा सा मजबूत होता है, ठीक है। और फर्म का मतलब क्या होता है, कड़ा। फर्म क्या हो जाएगा, ये कड़ा होता है, थोड़ा कठोर होता है। और स्ट्रेस्ड का मतलब हुआ फैला हुआ। तो अब देखो, ये पिलपिला नरम का अपोजिट क्या होगा, कड़ा होगा। तो आपका आंसर क्या हो गया, ये 3 वाला हो गया, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 11, और किस बात पर है ये पूछा जा रहा है एडीएम। एडीएम किसका दिया है, ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड। तो ट्रिक्स ऑफ द ट्रेड का मतलब क्या हुआ, ट्रेड मतलब हो गया व्यापार, और ट्रिक्स का मतलब क्या हुआ, उसकी चालाकियाँ। तो कोई काम करने में जो ट्रिक्स होती हैं, किसी एक प्रोफेशन की जो क्या कहते हैं, मतलब कुशलता जो होती है, उसको कहते हैं। तो ये एक स्पेशल स्किल होती है किसी काम को करने की। तो पार्टिकुलर प्रोफेशन होगा नहीं। और ट्रिक टू डिसीव, धोखा देने के लिए ट्रिक नहीं भाई, ट्रेड में धोखा देना नहीं होता। स्पेशल स्किल या नॉलेज, हाँ ये होगा। स्पेशल स्किल या नॉलेज में तो खास ज्ञान, विशेष ज्ञान, अपने काम को उस करने का। जैसे फोटोग्राफर हैं तो उनको अपने काम में महारत हासिल होती है ना, तो वो उसी को कहते हैं ट्रिक ऑफ द ट्रेड, मतलब जिस काम में आपको महारत हासिल है, जिसमें आपको स्पेशल स्किल है वो। और एनर्जी टास्क होता नहीं। तो आपका आंसर कौन सा हुआ, यहाँ 3rd वाला हो जाएगा। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12 में। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 12। क्या पूछ रहे हैं इसमें, साइनोनिम पूछ रहे हैं। साइनोनिम किसका, ऑक्लूड का पूछ रहे हैं। ऑक्लूड का मतलब होता है ना बाधा डालना। क्या होगा ये होगा बाधा डालना। अब आपको ये धीमे से बढ़िया से सारे पढ़ना पड़ेगा। बाधा डालने के लिए एक वर्ड क्या यूज किया जाता है, मैं बता रहा हूँ, आप लोग सब नोट कर डालिए इसको। ऑब्स्ट्रक्ट होता है, ठीक है, एक ऑब्स्ट्रक्ट हो गया, ठीक है। एक हो जाता है इसी में रैक, ये रैक हो गया, ये बाधा डालने के लिए यूज किया जाता है, ठीक। एक वर्ड होता है हाइंडर, इसको भी बाधा डालने के लिए यूज किया जाता है, हाइंडर। एक वर्ड होता है बॉटल नेक, बॉटल नेक मतलब बॉटल के गर्दन, तो ये भी बाधा डालने के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। एक वर्ड होता है ऑब्स्टैकल, ये हो गया, ये भी बाधा डालने के लिए यूज किया जाता है। अब भैया इतने सारे बता दिए, ठीक है। अब एक छट्टा मान लो, ठीक है। तो क्या लगेगा इसमें से, देखो कोई वर्ड मिल रहा है क्या। तो ये ऑक्लूड बाधा डालने के लिए हुआ। साइनोनियम बताना है तो आपको फैसिलिटेट अपोजिट हो जाएगा, सुविधा देना। प्रोमोट अपोजिट हो जाएगा, ये सब तो एंटोनीम हो जाएंगे ना। बाधा डालने के लिए फैसिलिटेट क्या हो गया, एंटोनीम हो गया। प्रोमोट एंटोनीम हो गया। एब्सटेन मतलब रोकने के लिए आता है। ऑब्स्ट्रक्ट बाधा डालने के लिए, ये रहा आपका आंसर 4था वाला, ठीक है। मैंने लिखा तो था ऑब्स्ट्रक्ट कहीं पर, ये वाला है ऑब्स्ट्रक्ट, ये अपोजिट हो गया, सॉरी साइनोनियम हो गया आपका ऑक्लूड का। क्लियर, तो ठीक है। बढ़ते हैं अब हम लोग आगे क्वेश्चन नंबर 13 पर। 13 में देखो कह रहे हैं करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, मतलब इसमें बाकी सबकी गलत है, जिसकी सही है वो बताओ। तो इमिग्रांट की स्पेलिंग गलत हो जाती है, इसमें क्या होगा, IMMI होना चाहिए, बाकी ग्रांट ठीक है। चौविनिस्ट में ठीक है ये।
चौविनिस्ट का मतलब क्या होता है? कट्टर समर्थक। तो इसकी स्पेलिंग ठीक है। कंटेम्पोरेरी, कंटेम्पोरेरी में पी के बाद ओ होना चाहिए, ठीक है। कंटेम्पोरेरी में क्या होगा? पी के बाद ओ होगा, फिर RARY होगा, ठीक। ये इतना ये वाला गलत है। कंटेम्पोरेरी पी ओ होगा। कॉस्मोपॉलिटन, तो कॉस्मोपॉलिटन में TAN लास्ट में गलत है, TAN होगा, ठीक है। COSMOPOL उसके बाद ITAN होना चाहिए, ये जो यहाँ लिखा है ना TAN होना चाहिए, ठीक है। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14 में। क्या है 14? तो 14 एक बार फिर एरर का क्वेश्चन है। ये देखो यहाँ लिखा हुआ एरर, और ये स्लैश भी बता रहे हैं। तो समटाइम्स आई एक्ट, कभी कभी मैं ऐसे एक्ट करता हूँ, लाइक अ फूल, ठीक है, अच्छी बात है, करो बेवकूफ़ वाला काम। लेकिन ये एक्ट करता है, कभी कभी ये फूल मतलब बेवकूफ़ों की तरह एक्ट करता है। एंड शी हैज़ टू स्टेप, हैज़ टू भी ठीक है, स्टेप इनटू सेव मी नहीं, सी हैज़ टू स्टेप, उसको आना पड़ता है आगे की ओर, टू सेव मी मुझे बचाने के लिए बेवकूफ़ी वाला काम करूँगी। तो ये हो जाएगा जिसमें ये इनटू वाला लिखा हुआ है, सी हैज़ टू स्टेप इनटू सेव मी, ये गलत हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया? 4 हो जाएगा। आगे आ जाओ। अब रहा ये आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी किससे रिलेटेड है? ये साइनोनिम है। किसका साइनोनिम है? मेलाइन है। तो देखो ये लैटिन भाषा का रूट वर्ड होता है जिसको आप कहते हो माल, MAL, ठीक है। इस माल का मतलब क्या होता है? बैड, ठीक है। क्या आएगा? बैड, या फिर क्या आएगा? एविल, बुरा, विक्ड, दुष्ट, इस सेंस में आता है। तो मेलाइन का मतलब जानते हो क्या होता है? दुष्ट या हार्मफुल, जो नुकसान पहुंचाता है। मेलाइन ये बना ना, तो इससे क्या बन जाएगा आपका? हार्मफुल। और किसी मटेरियल के लगा तो आदमी के लिए लगेगा तो क्या हो जाएगा? आदमी के लिए लगेगा तो विक्ड हो जाएगा, विक्ड होगा या एविल होगा, ऐसे कुछ होगा, ठीक है। तो मेलाइन का साइनोनियम क्या हो जाएगा? अप्रूव तो होगा नहीं। बेनिफिट का मतलब क्या होता है? फ़ायदा पहुंचाना, ठीक है। तो ये तो अपोजिट हो जाएगा, एंटोनीम हो जाएगा। बिस्मर्क का मतलब ये हो जाएगा नुकसान पहुंचाना, हानिकारक या दुष्ट के सेंस में आता है। तो मेलाइन भी दुष्ट हो गया और ये बिस्मर्क भी दुष्ट हो गया, ये भी नुकसानदायक है, ये भी नुकसानदायक है। तो ये इसका हो गया साइनोनियम। तो कमेंट का मतलब तो तारीफ करने के लिए लगता है, ये हो नहीं पाएगा। तो आपका जो आंसर होगा वो कौन सा हो गया? थर्ड वाला हो गया, ठीक। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है? फिर वंस मोर वही। तो देखो, वन ऑफ द चिल्ड्रेन स्टूड एट द डोर, एक बच्चा दरवाजे पर खड़ा है। टू क्या करने के लिए खड़ा है? टू डैश इफ ही सा द अपैरेटर कमिंग, कि वो ये देखने के लिए वहाँ खड़ा था कि क्या अपैरेटर मतलब आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, जिससे गेट पे खड़ा हुआ वो देख रहा था। हु वाज एन ऑफिसर ऑफ द स्पिरिचुअल कोर्ट, जो कि स्पिरिचुअल कोर्ट के ऑफिसर थे, ठीक है। तो वहाँ पे वो क्या करने के लिए, उनको मतलब ये देख रहा था, उनका इंतजार कर रहा था, उनको नोटिस करने के लिए वहाँ खड़ा था कि देखें वो आ गए कि नहीं आ गए। जिससे कभी अब कोई काम कर रहा होता है तो गेट पे किसी बच्चे खड़े कर देते हैं, देखो जरा वो मतलब वो आ रहे हैं तो उनको देखते रहना वहाँ पे। तो वो देखते रहने के लिए, उनको नोटिस करने के लिए, वॉच करने के लिए लगा जाता है गिव नोटिस। क्या होगा? गिव नोटिस होगा। तो पहला आंसर हो गया आपका, ठीक है। अब आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17। तो ये 17 क्या है? 17 है भैया इन अ नटसेल। इन अ नटसेल का मतलब क्या होता है? संक्षेप में। क्या हो गया? संक्षेप में। इन शॉर्ट, समरी में। तो क्या हो जाएगा? अब इसका अब हम लोग देखते हैं कि वर्ड कौन कौन से दिए हुए हैं। एक्सट्रीमली पेल मतलब हद से ज़्यादा पीला, ये कौन सा वाला पीला होता है? बीमार पड़ा हुआ। अरे ये छोड़ो, ये नहीं होगा। वेरी ब्रीफली, ये होगा आपका आंसर, बहुत संक्षेप में, वेरी ब्रीफली। अंडर प्रोटेक्शन, उस किसी की सुरक्षा में, संरक्षण में, विदाउट डिले, ये सब मतलब ही नहीं है। आंसर क्या हो गया? वेरी ब्रीफली, ठीक। अब आगे आ जाओ हमारा क्वेश्चन नंबर 18। क्या है क्वेश्चन नंबर 18 में? वही वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। तो क्वेश्चन देखो क्या लिखा हुआ है, अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, ठीक।
नाउन की एक लिस्ट आती है, लिस्ट दूसरी या तीसरी में मैं पढ़ाता हूँ इस वर्ड को। तो एक ऐसी जगह है जहाँ पर गवर्नमेंट रिकॉर्ड, सरकारी दस्तावेज रखे जाते हैं, उसको हम हिंदी में कहते हैं अभिलेखागार। क्या होता है ये? अभिलेखागार। अभिलेखागार को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? हम लोग तो इसको बचपन से आर्चीव पढ़ते आए हैं, आर्चीव्स, लेकिन आजकल बच्चे इसको क्या पढ़ रहे हैं? आर्काइव्स। ठीक है, ये अमेरिकन स्पेलिंग का इफेक्ट है। आर्काइव्स पढ़ते हैं हम लोग, आर्चीव्स पढ़ते हैं, बात एक ही है। तो आपका आंसर कहाँ हो गया? ये हो गया आपका चौथा वाला आंसर। अब पढ़ना चाहो तो मैं बता देता हूँ। और जो वर्ड है देखो, क्लॉक रूम। क्लॉक रूम क्या होता है? आप लोगों को याद होगा, जैसे कहीं स्टेशन वगैरह पे जाते हैं, ठीक है, सपोज करें किसी स्टेशन पे आप पहुँचे और वहाँ पे रुके हैं, पता लगा कि आप वहाँ सुबह 9 बजे पहुँच गए हैं, अगली ट्रेन वहाँ से आपको बदलनी है, जो ट्रेन बदलनी है वो शाम को जाती है 6 बजे। बीच में जो आपके पास 8-10 घंटे का टाइम है, उसमें क्या करेंगे? चलो शहर घूम लेते हैं। तो शहर सारा सामान लेकर तो घूमेंगे नहीं, क्या करेंगे? स्टेशन के क्लॉक रूम में अपना सामान जमा कर देंगे, उसके बाद जाएंगे घूमेंगे टहलें। तो क्लॉक रूम उसको कहते हैं जहाँ स्टेशन वगैरह पर आप अपना सामान रखते हैं। कैच होता है, कैच होता है जैसे मतलब वर्किंग कपल्स जहाँ अपने बच्चों को कुछ दिन के लिए रख देते हैं, मतलब सुबह से शाम तक के लिए, फिर शाम को आते हैं तो ले जाते हैं। हैंगर क्या होता है? हैंगर होता है एयरपोर्ट का वो पार्ट जहाँ हवाई जहाज़ वगैरह खड़े किए जाते हैं, एक तरह से कह सकते हो हवाई जहाज़ का गैराज होगा ये। और आर्काइव क्या होता है? ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आपका आंसर जो था ये नहीं था, आंसर ये था जहाँ गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स रखे जाते हैं। आंसर नंबर 4 होगा। ठीक है, अब आ जाओ 19 में। तो 19 क्या कह रहा है? 19 है एंटोनियम का क्वेश्चन। तो एंटोनियम किसका पूछा जा रहा है? अपग्रेड का। अपग्रेड का मतलब क्या हुआ? जैसे आप इस वर्जन पे हो, सपोज करो आपके पास कोई फ़ोन है 2012 वाले मॉडल का है, उसको आप अपडेट करोगे 15 का हो जाएगा, 2015 वाला, फिर ऐसे ऐसे। अपग्रेड का मतलब क्या होता है? जब उसमें कुछ नया एकदम लेटेस्ट होता जाता है तो उसमें कुछ सुधार होता जाता है ना, तो ये ऊपर की ओर बढ़ेगा। तो अपग्रेड का एडवांस साइनोनियम हो जाएगा। लीन, दुबला पतला कमज़ोर होगा, कोई लेना देना नहीं है। डिमोट का मतलब क्या होता है? डिमोट का मतलब आप नीचे जा रहे हो। डिमोशन इसी को कहते हैं ना, इसी डिमोट से बना हुआ डिमोशन, मतलब उसकी कैटेगरी को, क्वालिटी को गिराते जाना, खराब करते जाना। तो ये एंटोनिम हो गया इसी का। और एलिवेट का मतलब क्या होता है? ऊपर की ओर ले जाना, एलिवेट, ये भी साइनोनियम हो जाएगा। तो अपग्रेड के लिए एडवांस साइनोनियम हो गया, एलिवेट साइनोनियम हो गया, डिमोट क्या हो गया? एंटोनियम हो गया। तो आपका आंसर क्या हो गया? 3 वाला हो गया। सेकेंड वाले का कोई लेना देना नहीं था। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। फिर एक बार स्पेलिंग का क्वेश्चन है। बेजारे, ये गलत है। बेजारे में क्या होता है? स्पेलिंग BI होगी, ठीक है, और डबल ZARE होगी, ठीक है। इन्फैचुएशन की स्पेलिंग क्या होगी? INFATUATION, ये इन्फैचुएशन होता है। फॉर्चुनेट की स्पेलिंग भी यहाँ गलत है। तो फॉर्चुनेट में क्या होना चाहिए? FORTUNATE, फॉर्चुनेट ये होगा। तो आंसर कौन सा सही निकला? परफेक्शन सही निकला। बाकी ये भी गलत, ये भी गलत और ये भी गलत, तीनों की स्पेलिंग गलत थी। परफेक्शन की एकदम से ठीक है। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? 4 वाला हो गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर के 25 तक। क्या मिलेगा 21 से 25 तक? जाहिर सी बात है, आप पैसेज देख लीजिएगा तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि यहाँ क्या होगा। एक पैराग्राफ है, पैराग्राफ में बीच बीच में खाली जगह हैं जिनको आपको भरना है। तो इसके लिए आपको एक बार पैराग्राफ पढ़ना पड़ेगा। ये पैराग्राफ थोड़ा बड़ा था तो एक बार में स्क्रीन में पूरा कवर नहीं होगा, आपको ऊपर नीचे करके इसको दिखाना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं, शुरू करते हैं। लिखा है अ ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स, रिसर्च करने वालों का एक ग्रुप था। उन लोगों ने हैज के बाद यहाँ वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी की दैट लगा है। उन लोगों ने बताया, उन लोगों ने ये दिखाया कि प्लेजर एंड पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड, जो खुशी होती है, प्लेजर का मतलब खुशी, ठीक है, मतलब जैसे कहते हैं प्रसन्न रहने वाली बात। पॉजिटिव स्टेटमेंट ऑफ माइंड का मतलब आप हमेशा अच्छा ही अच्छा सोच रहे हैं। तो ये दो चीज़ें आर बेटर फॉर आवर हेल्थ, हमारे हेल्थ के लिए सबसे ज़रूरी हैं। फिर इन्होंने कहा कि दिस न्यू इंटेलेक्चुअल अप्रोच टू हेल्थ, ये हेल्थ के लिए जो नई इंटेलेक्चुअल अप्रोच है, इज़ नॉट ओनली मोर पावरफुल, ये ना केवल बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बट आल्सो हैज़ नो साइड इफ़ेक्ट, इस अप्रोच का कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, ठीक। सेंट्रल टू दिस, इस बात के, दिस क्लेम, इस क्लेम के केंद्र में जो बात है वो कौन सी है? आर रिसेंट फाइंडिंग्स, कुछ हाल ही में निष्कर्ष निकले हैं वो हैं। और वो निष्कर्ष क्या है कि इवन गेटिंग एन एजुकेशन
मे ऐड एज मच एज 10 ईयर टू योर डैश। तो अगर आप बहुत एजुकेटेड हैं, गेटिंग एन एजुकेशन मतलब शिक्षा प्राप्त करना आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा तो बहुत ज़्यादा 10 साल जोड़ देगा। मतलब आप एजुकेटेड हैं, पढ़े लिखे ज़्यादा हैं तो आपकी लाइफ में 10 साल जुड़ जाएंगे। हालांकि मुझे तो कोई समझ में रिलेशन नहीं नजर आता इसका। आगे चलो, तो यहाँ 2 में तो लाइफ लग जाएगा क्योंकि स्वास्थ्य की बात चल रही है और हमारे डैश में जुड़ने की 10 साल जुड़ने की बात है तो लाइफ में जुड़ेगा। यहाँ का वर्ड तो फिक्स हो गया। आगे कह रहे हैं दैट्स वाई, इसी वजह से नेशनल जियोग्राफिक फीचर्ड हैं ये, ठीक है। और इनका नाम है जॉन डी रोशन, ठीक है, जॉन डी रोशन। इन इट्स बुक, अपनी बुक में क्या लिखते हैं कि इनकी बुक का नाम है द इनक्रेडिबल मशीन। बुक का नाम हो गया द इनक्रेडिबल मशीन विच डिस्कस्ड ओल्ड एज, ठीक है, जिसमें ओल्ड एज के बारे में बातें की गई है। उसमें डी रोजन एन आर्टिस्ट, डी रोजन क्या है, एक आर्टिस्ट हैं। डी रोजन कहते हैं कि कंटिन्यू टू पेंट अंटिल द वीक। इसमें जो डी रोजन है, एक पर्सन है डी रोजन, ये पेंटिंग करते रहे। कंटिन्यू टू पेंट मतलब ये पेंटिंग करते रहे अंटिल द वीक ही डाइड एट 91 की एज पे, जब उनकी डेथ होती है तो उसके पहले तक वो पेंटिंग करते रहे। अब 91 के थे, सोचो पेंटिंग कर रहे हैं। अब इसी पे सारी बात आगे निकलेगी। आगे लिखा है द बुक नोट्स, इसी बुक में एक लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, जो इनक्रेडिबल मशीन है उसी बुक में लिखा है कि सम साइंटिस्ट्स बिलीव दैट रिटायरमेंट टू अ डैश लाइफ स्टाइल इनिशिएट्स अग्रावेट्स मेडिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है। तो जब आप रिटायर कर जाते हैं टू अ डैश लाइफ स्टाइल का मतलब होता है वर्कलेस, जिसमें आप कोई काम धाम नहीं करते हैं। अगर उस लाइफ स्टाइल में रिटायर हो जाते हैं तो ये इनिशिएट करेगी आपको या अग्रावेट कर देगी आपको मेडिकल प्रॉब्लम्स को। अगर आपको कोई मेडिकल प्रॉब्लम है तो वो और बढ़ जाएगी और आगे निकल जाएगी, ठीक है। तो इन्होंने कहा इसलिए रिटायर एक इनएक्टिव लाइफ के लिए ना हो जाइए, ठीक है। अब आगे इन्होंने कहा यहाँ से 10 शार्टनिंग लाइफ, तो इससे आपकी लाइफ छोटी हो जाएगी, शार्ट हो जाएगी अगर बीमार पड़ेंगे तो। अकॉर्डिंग टू अ स्टडी ऑफ रिटायर्ड पीपल, रिटायर्ड लोगों पर एक स्टडी की गई थी जो इसमें करीब 65 के ऊपर के लोग थे, ओवर 65, कैन लर्न अ डैश स्किल। तो वो लोग रिटायर होने के बाद कोई स्किल सीख लेते हैं। कैसी स्किल होगी, अब लाइक के बाद सब समझ में आ जाएगा। स्किल के बाद इन्होंने यहाँ एग्जाम्पल दिया है ना, एग्जाम्पल में जो चीज़ें हैं ये चीज़ें इसी का नाम वहाँ होगा। तो स्किल जैसे कि ऑयल पेंटिंग हो गई, ठीक है, एज रेडिली एज यंगर स्टूडेंट्स, मतलब अब छोटे बच्चों की तरह पेंटिंग वगैरह सीख लीजिए। तो पेंटिंग वगैरह कैसी स्किल होती है जी, पेंटिंग सीखना में तो ये तो क्रिएटिव स्किल होती है। तो यहाँ क्रिएटिव वर्ड आ जाएगा, क्रिएटिव लगा लेंगे हम लोग। आगे आ जाओ, फिर लिखा है सो रिटायरिंग फ्रॉम अ जॉब इन अ सेंस मीन्स रिटायरिंग फ्रॉम लाइफ। तो अगर आप जॉब से रिटायर हो रहे हैं तो इसका एक मतलब ये निकलता है कि रिटायरिंग फ्रॉम लाइफ, आप लाइफ से ही, जीवन से ही रिटायर कर दे रहे हैं। क्योंकि जब आप रिटायर हो जाएंगे, काम धाम बंद कर देंगे, फिर आपके जीवन में निराशा, उदासी, निगेटिव विचार ये सब रहेंगे। तो इसी से बचने के लिए आप कोई क्या कहते हैं क्रिएटिव एक्टिविटी या कोई शौक वौक पाल लीजिए, पेंटिंग वेंटिंग करिए, म्यूजिक व्यूजिक सीखिए और क्या, ठीक। हाँ, तो इन्होंने कहा कि लाइफ कम हो रही है क्यों, अनलेस डैश बाई सम अदर, ठीक है। आगे लिखा है प्रेफरेबली न्यू एक्टिविटी। तो अगर आप उसमें कुछ नई एक्टिविटी वगैरह नहीं शुरू कर लेते हैं तो लाइफ आपका क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, ठीक है। अब आ जाओ, देखो पहला वर्ड जो यहाँ भरना था हमको, उसमें ये कहा गया है कि हाल ही में एक ग्रुप ऑफ रिसर्चर्स, जो रिसर्चर्स का एक ग्रुप है, उस ग्रुप ने ये बातें हम लोगों के सामने रखी। तो उन्होंने क्या किया, शो किया, उन्होंने दिखाया। हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। तो उस ग्रुप ने, रिसर्चर्स के उस ग्रुप ने क्या किया है, एडमिनिस्ट्रेटेड किया है, बिल्कुल नहीं। ऑर्केस्ट्रेट किया है, बिल्कुल नहीं। डिफेंसेटेड किया गया है, बिल्कुल नहीं। डिमॉन्स्ट्रेटेड किया है, हाँ ये दिखाया है उन्होंने। डिमॉन्स्ट्रेटेड का मतलब क्या हुआ, शोड। उन्होंने ये बात हम लोगों को दिखाई है कि खुश रहना लाइफ के लिए बहुत ज़रूरी होता है, बहुत सारी हेल्थ प्रॉब्लम को दूर कर देता है। तो ये पहले वाले में ऑप्शन क्या होगा आपका, चौथा वाला हो जाएगा। फिर आ जाओ दूसरे वाले नंबर पे। दूसरे वाले नंबर पे मैंने पहले ही बता दिया था आपको कि इन्होंने कहा कि मे ऐड एज मच एज 10 ईयर्स टू योर डैश। बट लाइफ की बात हो रही, तो मतलब आपके लाइफ में 10 साल बढ़ा देते हैं ये। तो यहाँ पे सेकेंड वाले फिलर पे तो आपको लाइफ लगाना है बिना कुछ सोचे समझे।
तो आप 10 साल क्या होगा, 10 साल आपके इंश्योरेंस में 10 साल बढ़ाएगा कि करिश्मा में 10 साल बढ़ाएगा कि प्रेगनेंट में 10 साल बढ़ाएगा या लाइफ में खुश रहेंगे तो लाइफ में 10 साल बढ़ जाएंगे। आंसर फिर से क्या हो गया, 4 हो गया। अब आ जाओ फिलर नंबर 23 पर। तो फिलर नंबर 23 का ये वाला है, ठीक है। अगर आप रिटायर हो रहे हैं, ठीक है, टू अ डैश लाइफ स्टाइल, तो डैश लाइफ स्टाइल मतलब जिसमें कोई काम धाम नहीं होता, आप इनएक्टिव रहते हैं, लेजी रहते हैं, ज़्यादा मतलब भाग दौड़ नहीं होती है, फिजिकल कुछ नहीं होता। तो अगर आप रिटायर हो रहे हैं टू अ डैश लाइफ स्टाइल, तो आप इनिशिएट कर रहे हैं, ग्रेजुएट कर रहे हैं मेडिकल प्रॉब्लम्स को, जो कि आपकी लाइफ को शॉर्टन कर देगी। तो कैसी लाइफ स्टाइल पर रिटायर करना, कॉम्प्लीमेंट्री लाइफ स्टाइल नहीं, सैनिटरी लाइफ स्टाइल, क्या हाँ सैनिटरी आ जाएंगे, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल भी नहीं होगा, तो क्या होगा, सेगमेंट्री लाइफ स्टाइल हो जाएगा। क्या नहीं, सेगमेंट्री नहीं, सेडेंटरी होगा, ठीक है। सेगमेंट्री मतलब टुकड़े टुकड़े में, तो टुकड़े टुकड़े में नहीं होगा, सेडेंटरी होता है। सेडेंटरी लाइफ स्टाइल का मतलब क्या होता है कि ऐसी लाइफ स्टाइल जिसमें बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ नहीं होती है, बहुत ही शांतिपूर्ण होती है, चैन का, सुकून का होता है एकदम। तो ये शांतिपूर्ण लाइफ स्टाइल हो गई। तो अगर बिना एक्टिविटीज़ के अगर कोई लाइफ स्टाइल अपना लेते हैं तो आपको आप बोर होंगे, निगेटिव विचार आएंगे और फिर आपकी लाइफ क्या हो जाएगी, वो उसमें बीमारियां अग्रवेट हो जाएंगी। तो आ जाओ चौथे नंबर के फिलर पर। क्या है चौथे नंबर के फिलर के, यही है कि अगर आप कह रहे हैं ना कि अकॉर्डिंग टू ए स्टडी रिटायर्ड पीपल एडल्ट ओवर 65, तो जो 65 के ऊपर के लोग हैं वो लोग क्या कर सकते हैं रिटायर होने के बाद, कैन लर्न अ डैश स्किल, वो इस तरह की कोई स्किल सीख सकते हैं। कैसी स्किल सीखते हैं, जैसे ऑयल पेंटिंग वगैरह हो गई। तो ऑयल पेंटिंग कैसी स्किल है, नेटिव स्किल है, बिल्कुल नहीं। क्रिएटिव स्किल है, यस। और डिस्क्रिमिनेटिव स्किल है, नहीं। ये बिल्कुल नहीं होगा। तो क्या होगा, ये क्रिएटिव स्किल हो जाएगा। आपका आंसर क्या होगा, क्रिएटिव, पेंटिंग वगैरह जैसे क्रिएटिव स्किल कुछ आप सीख लीजिए। फिर आ जाते हैं हम लोग कौन से, पाँचवें वाले फिलर पे। तो देखो पाँचवा वाला फिलर क्या कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है कि सो रिटायरिंग फ्रॉम अ जॉब इन अ सेंस, अब जब आप जॉब से रिटायर हो रहे हैं इन अ सेंस, ऐसे सेंस में, मीन्स रिटायरिंग फ्रॉम लाइफ, ठीक है। तो मतलब ये हुआ कि आप लाइफ से ही रिटायर कर ले रहे हैं। अगर आप किसी अदर प्रेफरेबली न्यू एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो जाते हैं तो अगर ये नहीं है, क्या, अगर ये ऑर्नामेंटेड नहीं है, बिल्कुल नहीं, ऑर्नामेंट की ज़रूरत नहीं है, ना तो पिगमेंटेड की ज़रूरत है, हाँ सप्लीमेंटेड ये होगा। जब आप रिटायर होते हैं तो अगर आपका जो खाली जीवन है वो किसी दूसरी एक्टिविटी से सप्लीमेंटेड मतलब क्या होता है, पूरक हो जाना, मतलब दूसरी एक्टिविटी उसको पूरा कर देती हो। तो अगर ऐसा नहीं होता तो आप लाइफ को क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिटायरिंग फ्रॉम लाइफ। तो ये एक्सपेरिमेंटेड वाला तो होगा नहीं, बस ये सप्लीमेंटेड वाला होगा। तो ये थे आपके 25 क्वेश्चंस, ठीक है। कौन से 25 क्वेश्चंस, आज था हमारा 5 जुलाई का 3rd शिफ्ट, ठीक है। 5 जुलाई के 3rd शिफ्ट हो गए। ये 25 क्वेश्चंस थे अंग्रेजी के। और आप लोगों ने कितने क्वेश्चन किए थे सही से, कितने करेक्ट हुए, कितने गलत हुए, कितना क्या हुआ, ठीक है, बताइएगा। नहीं तो अब पर्सनल, अगर आप ग्रुप पे इस पे नहीं, चैनल के कमेंट बॉक्स में नहीं डालना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सएप पे पर्सनली मुझे मैसेज कर दीजिए। मुझे ये जानना रहता है कि आपकी इम्प्रूवमेंट कैसी चल रही है, ठीक है। तो ये सेशन आप लोगों को कैसा लगा, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में और एक और नए सेट के साथ। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।